हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एग्ज़ाम स्पेशल बैच सीरीज एंड वेलकम टू आवर पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। दोस्तों, आज से बीएमसी का एग्ज़ाम स्पेशल बैच दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप सब को बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की पार्ट वाइज एमसीक्यू, पीडीएफ नोट्स एंड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद ही आपको तुरंत आधे घंटे बाद सेकंड पार्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी बोर हो जाएंगे। आधे आधे घंटे की पार्ट वाइज आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम वेदा वेबसाइट से निकाले गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पेपर में आने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ कि अभी तक चैनल को आप सभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर अभी आप नए देख रहे हैं तो इसके पहले की वीडियोस भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की गई है, उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आप सभी का क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को ये नहीं कहूँगा, आप एग्ज़ाम वेदा वेबसाइट के ही सारे इस वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, इसी से आप पास हो जाएंगे। और दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को मॉस के लेक्चर्स यहीं से मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस ही प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बनते हैं अपने लेक्चर पर। ऑप्शन होगा क्रिटिकल पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, when the state is being changed from gas to liquid through the process of condensation, the temperature। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? संघनन मतलब कंडेंसेशन, संघनन की जो प्रक्रिया होती है कि मध्य से जब अवस्था को गैस से द्रव्य में बदला जाता है, तब तापमान क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। डिक्रीज होता है मतलब घटता है। रिमेन कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है। में इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ा या घट सकता है। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कंडेंसेशन प्रोसेस में जब हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर होता है उसमें क्या बदलाव आता है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर सी रिमेन कांस्टेंट होता है, कोई भी बदलाव नहीं आता है, स्थिर रहता है। में इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ सकता है या घट सकता है। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहता है। कंडेंसेशन प्रोसेस में जब कोई भी हमारा चेंज होता है गैस से लिक्विड में, कोई भी प्रोसेस बदलता है तो उसमें हमारा रिमेन कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऐसी कौन सी लॉ है थर्मोडायनेमिक की? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड, मतलब उसमें गतीय का वह नियम जो तापमान के मापन पर आधारित है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके, शून्य नियम होता है, प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है कि तीसरा नियम होता है? दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हमें कि उसमें गतीय का वो नियम जो तापमान के मापन पर आधारित है। ऑन विच लॉ थर्मोडायनेमिक इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड। दोस्तों, जो हमारा शून्य शून्य नियम होता है वही हमारा थर्मोडायनेमिक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है आप लोगों के सामने। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडी एग्जिस्ट व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर व्हेन देयर इज नो चेंज इन। दो या दो से अधिक वस्तुओं को संपर्क में लाने पर तापीय साम्य अवस्था होती है जब डैश डैश में परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, किस में परिवर्तन नहीं होता है?
जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को संपर्क पर लाते हैं तो तापीय साम्यावस्था होती है। जो तापीय साम्यावस्था होती है उसमें किस चीज़ पर परिवर्तन नहीं होता है? तापीय साम्यावस्था पर डेंसिटी पे परिवर्तन नहीं होता है, प्रेशर पे परिवर्तन नहीं होता है, टेम्परेचर पे परिवर्तन नहीं होता है, कि इनमें से सभी, कि इनमें से किसी भी चीज़ पर परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हमें इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आप सभी का टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन दे हैव। एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर ऊष्मा प्रवाह मतलब फ्लो होता है जब उनका डिफरेंट हीट कंटेंट, मतलब डिफरेंट हीट कंटेंट का मतलब हुआ अलग से कुछ हीट कंटेंट होती है, अलग से मतलब कुछ अलग से ऊष्मा उनके अंदर प्रवाह हो रही है। डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, एक अलग से अनोखी ऊष्मा होती है। डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, अलग से एक मतलब डिफरेंट मतलब अलग से एक परमाणु संरचना होता है। डिफरेंट टेम्परेचर, कुछ अलग सा तापमान हो तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हीट फ्लो करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जब उसका तापमान अलग अलग होता है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, तब वह एक पिंड से दूसरी पिंड की ओर अपना हीट को, ऊष्मा को प्रवाह करता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डील विथ। जो जीरोथ लॉ होता है थर्मोडायनेमिक का, वो किससे संबंधित नियम है? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। आई थिंक बहुत ही आसान है ये, बहुत ही जल्दी बताइए इसका, कमेंट करके जल्दी से आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी जल्दी दे दीजिए, क्या होगा? दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेस्ड है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पर, तापमान की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रियल टेम्परेचर, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रियल टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज कंसीडर्ड हैज। तो दोस्तों इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा आई थिंक। उसमें गतिविधि के वास्तविक तापमान के गणना के लिए यथार्थ मतलब एब्सोल्यूट, शून्य मतलब जीरो तापमान की मान यह माना जाता है। तो दोस्तों -273 केल्विन माना जाता है, 283 केल्विन माना जाता है, 0 डिग्री केल्विन माना जाता है, या 273 केल्विन माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो के लिए हम लोग -273 केल्विन मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक सेकंड दोस्तों, इसका कलर चेंज करना। व्हेन अ क्लोज सिस्टम, किसकी बात हो रही है? क्लोज सिस्टम की। अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ। तो ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? हिंदी में एक बार जान लेते हैं। जब एक बंद निकाय एक उसमें गति के चक्र हो जाए तो कुल ऊष्मा स्थानांतरण कुल कार्य स्थानांतरण के बराबर होता है। यह कथन डैश डैश के संबंधित है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए किसके संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी के संबंधित है। किसके संबंधित है? ऑप्शन नंबर
सी के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, विच इक्वेशन बेस्ट डिस्क्राइब द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो दोस्तों आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे फिजिक्स में, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं था, लेकिन जीरोथ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कौन सा इसमें से अच्छा वर्णन करता है, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए कौन सा कथन एकदम सही है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा इक्वेशन एकदम बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का पहले नियम का वर्णन कौन एकदम अच्छा कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कॉसेज ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी का कॉजेज होता है, कारण होता है, वो क्या होता है? फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, दोनों, ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों फ्यूजन रिएक्शन मतलब संगलन अभिक्रिया, कॉस होता है, कारण होता है सोलर ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 12, बायोगैस इज अ, बायोगैस एक ऊर्जा स्रोत है। तो बायोगैस कौन सा ऊर्जा स्रोत है? रिन्यूएबल, पुनः विनिवीकरण मतलब जिसे दोबारा से बनाया जा सके, नॉन रिन्यूएबल जिसे दोबारा से ना बनाया जा सके, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, सोर्स ऑफ एनर्जी पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अभी 3K व्यूज़ गए हैं, मतलब 3000 व्यूज़ जा चुके हैं। अगर दोस्तों आप सभी उस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आप सोर्स ऑफ एनर्जी की वो वीडियो देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जो भी पेपर होने वाला है आप सभी का बीएमसी का, उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सभी को ना आता हो। सारे क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से जानते रहेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी की वो वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता दीजिए कि बायोगैस कौन सा स्रोत है। जो बायोगैस है वो हमारा अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दोस्तों इनमें से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है जिसे दोबारा से ना बनाया जा सके? तो जल्दी जल्दी बता दीजिए हमें। कोल, तो दोस्तों कोल नॉन रिन्यूएबल है, इसे हम दोबारा से नहीं बना सकते, एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, उसके बाद ये बहुत ही समय बाद बनता है फॉसिल फ्यूल के द्वारा। पेट्रोलियम ये भी सेम है, बोथ ए एंड बी, तो ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी राइट आंसर। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल और पेट्रोलियम दोनों होता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दोस्तों मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? जल्दी जल्दी बता दीजिए कि मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। मुख्य ऊर्जा का स्रोत हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। दोस्तों आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और इतना टाइम नहीं है कि मैं आप सभी को एक एक क्वेश्चन समझाऊं। तो जल्दी जल्दी, अब आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑप्शन और क्वेश्चन बता रहा हूं, जल्दी से आप देखकर खाली टिक लगा लीजिए और अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए जिसमें आप दोबारा से रिवाइज कर सकें पेपर के 1 घंटे पहले भी। फॉसल फ्यूल और जो फॉसल फ्यूल होते हैं, जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? कोल होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, दोनों होते हैं। तो दोस्तों कोल पेट्रोलियम हमारा दोनों ही फॉसल फ्यूल होता है। मैंने अभी इस वाले क्वेश्चन में बताया था, कहा गया इस वाले में, कि बायोगैस क्या है। बायोगैस एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा?
कोल पेट्रोलियम, क्योंकि इसे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, ये फॉसल फ्यूल के कारण बनता है। तो फॉसल फ्यूल कौन से हो गए? कोल और पेट्रोलियम। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा कि मेन कंपोनेंट बायोगैस के कौन कौन से होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, बायोगैस के मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं? बायोगैस के मेन कंपोनेंट होते हैं मीथेन। बायोगैस के मेन कंपोनेंट होते हैं मीथेन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? पुनः नवीकरण ऊर्जा स्रोत कौन सी होती है? स्ट्रीम मतलब वाटर स्ट्रीम होता है, एयर होता है, कि सनलाइट होता है, कि ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, इन सभी को हम दोबारा से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, जो मेन कंपोनेंट होता है पेट्रोलियम का मेन कंपोनेंट कौन कौन सा होता है दोस्तों? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पेट्रोलियम का मेन कंपोनेंट क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। पेट्रोलियम का मेन कंपोनेंट होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो दोस्तों अगर आप बीएमसी पढ़ रहे हैं तो कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हैं दोस्तों? केमिकल इंजीनियरिंग। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लाइट एनर्जी को हम किस में चेंज कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल एनर्जी सोर्स? इनमें से कौन सा सिंपल एनर्जी सोर्स है? जल्दी से बता दो दोस्तों, जल्दी से बताओ कि इनमें से कौन सा एकदम सिंपल एनर्जी सोर्स है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसका आंसर मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा। सिंपल एनर्जी सोर्स कौन सा है दोस्तों? एक बार फिर से ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, दोस्तों मैंने अभी अभी बताया था कि बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन होता है। और यहाँ पे मीथेन के साथ क्या ऐड करती है? कार्बन। तो मेन कंपोनेंट क्या हो गया बायोगैस का? मीथेन प्लस कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। यूजेस ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? इन नेचुरल सैटेलाइट, इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इन सन, इन मून। तो दोस्तों सोलर सेल का उपयोग हम नेचुरल सैटेलाइट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए, क्योंकि इस लेक्चर में आपको 3 चैप्टर पढ़ना होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब फर्स्ट चैप्टर अभी हमारा चल रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड चैप्टर फ्यूल एंड कंबशन, एंड थर्ड चैप्टर मैकेनिकल कंपोनेंट का है पिन कटर एंड जॉइंट। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, आधे घंटे के लेक्चर में ख़त्म करना था और यहाँ पे 12 मिनट का हो गया। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप सभी को जल्दी से टिक लगा लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा जियोसिम ईंधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचल फ्यूल? तो फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों हमें। दोस्तों अगर हम बात करें सीएनजी की, तो सीएनजी हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं होता है। वाटर कलेक्टेड इन डैम, दोस्तों बांध में एकत्रित जल है न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स? ये दोस्तों हमारा गलत हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स नहीं होता है। फॉसिल फ्यूल सोर्स ये भी नहीं होता है। विंड एनर्जी सोर्स ये भी नहीं होता है। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रो एनर्जी सोर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच वन इज लिक्विड फ्यूल? लिक्विड फ्यूल कौन सा होता है? एलपीजी होता है? नहीं। सीएनजी होता है? नहीं। केरोसिन होता है? नहीं। चारकोल होता है? हाँ दोस्तों, जो लिक्विड फ्यूल होता है वो हमारा चारकोल होता है। निम्नलिखित में से किसके दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर कंबशन? किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है दहन के लिए? मतलब किसी चीज़ को जलाने के लिए किसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ को। मतलब मैग्नीशियम में दहन के लिए
ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑक्सीजन की। सोलर सेल आर मेड ऑफ, सोलर सेल किस चीज़ से बना होता है दोस्तों? सिलिकॉन से बना होता है। देखते ही बता दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एनर्जी विच कैन बी ऑब्टेन अगेन, जो एनर्जी होती है उसे किसके द्वारा पुनः से हम पा सकते हैं? किस चीज़ के द्वारा पुनः से हम उसे पा सकते हैं? कोल द्वारा, पेट्रोलियम द्वारा, नेचुरल गैस द्वारा, टाइडल एनर्जी द्वारा। तो नेचुरल गैस द्वारा हम एनर्जी को दोबारा से पा सकते हैं। बेस्ट मीन ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा एकदम सर्वोत्तम साधन है किस चीज़ के लिए? विद्युत को बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए। सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर वाटर हीटर। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। वैसे तो मैं बता दूं, सोलर एनर्जी इसका राइट आंसर है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो दोबारा से बनाया जा सके, वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। तो दोस्तों ऑल ऑफ द एबव, जो दोबारा से बनाया जा सकता है वो हमारा सभी एनर्जी है। सारी एनर्जी ही दोबारा से बनाया जा सकता है। ये सारे पावर प्लांट हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से आप सभी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर मतलब कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया? कंबशन एंड फ्यूल। कंबशन एंड फ्यूल वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्यूल इज, द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्यूल इज, दो रासायनिक ईंधन में मुख्य तत्व होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। राख और उड़नशील पदार्थ, मतलब एक सेकंड दोस्तों। हाँ सही है दोस्तों, राख एंड उड़नशील पदार्थ। हमको लगा कि ये गलत ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सही है। तो क्वेश्चन क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ केमिकल फ्यूल इज, रासायनिक ईंधन में मुख्य तत्व होते हैं, कौन से होते हैं हमारे? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ईंधन का दहन है, कंबशन ऑफ फ्यूल इज, जो ईंधन का दहन होता है वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ईंधन का दहन होता है केमिकल रिएक्शन। दोस्तों दहन की क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक है, द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीटिंग द कंबशन प्रोसेस इज, कौन सा होता है? कंबस्टिबल मटेरियल, इग्निशन टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों दहन की प्रक्रिया के लिए कौन सा मटेरियल कंबशन प्रोसेस जरूरी होता है? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। कंबस्टिबल मटेरियल, इग्निशन टेम्परेचर और ऑक्सीजन, तीनों चीज़ की जरूरत पड़ती है एक कंबशन प्रोसेस के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ठोस ईंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सॉलिड फ्यूल। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा आंसर एकदम सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइड, हमारा एक नेचुरल सॉलिड फ्यूल होता है। दोस्तों जल्दी जल्दी मैं अब आप सभी को क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, आधे घंटे में लेक्चर को ख़त्म करना था। आई थिंक नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप सभी को तेज़ लगे तो एक धीमा कर लीजिएगा, इसे आप 1.5x में देख लीजिएगा, उसमें आप सभी को धीमा दिखाई देगा तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक द्रव्य ईंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन नेचुरल लिक्विड फ्यूल। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कि इसमें आपका राइट आंसर होगा मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल इज अ राइट आंसर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस ईंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल गैसियस फ्यूल। तो नेचुरल गैसियस फ्यूल कौन सा होता है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, नेचुरल गैसियस फ्यूल कौन सा होता है? नेचुरल गैसियस फ्यूल आप सभी का क्या होता है? मीथेन। द डायरेक्ट एनालिसिस ऑफ कोल इज नॉन हैज, अगर हम डायरेक्ट कोल को एनालिस करते हैं तो उस चीज़ को क्या कहलाता है? वो हमारा मॉइस्चर होता है।
दहन क्रिया में ऊष्मीय मान को कम करता है। रिड्यूस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कंबशन। दोस्तों कोई भी चीज़ हमारा दहन क्रिया को रिड्यूस नहीं कर सकता है। नॉन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। उसमें मान कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? उसमें मान आप सभी को पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। उसमें मान हमारा 2 प्रकार का होता है। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू और एक होता है लो कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट डज ऑकर ड्यूरिंग नॉकिंग ऑफ इंजन। इंजन में अभिघात के दौरान उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है? इंटेंस साउंड, तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। डीजल तेल में अभिघात कम करने के लिए मिलाया जाता है। व्हाट शुड बी एडेड टू रिड्यूस नॉकिंग इन डीजल ऑयल। दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कि हम लोग डीजल ऑयल में क्या चीज़ मिलाते हैं नॉकिंग को कम करने के लिए। जल्दी जल्दी बता दीजिए दोस्तों, क्या मिलाया जाता है डीजल के अंदर? कमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों एक्टोन पैरो ऑक्साइड हम लोग मिलाते हैं, इथेलाइन नाइट्रेट मिलाते हैं, आइसो एमिल नाइट्रेट मिलाते हैं डीजल को नॉकिंग से बचाने के लिए। द्रव प्रवाह के अंतर्गत उसके अणुओं में पारंपरिक घर्षण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। संयांता को कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर ऑन मास बेसिस। अगर संहीता विश्लेषण के आधार पर वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितने % की होती है दोस्तों? 77% की। और दोस्तों अगर आपको 77% नहीं दिया है तो आप 78% भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर ऑन वॉल्यूम बेसिस इज। वॉल्यूम बेसिस में क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। वॉल्यूम बेसिस में 21% होता है। विच इज फाइंड बाई ऑफसेट अपरेटस। ऑफसेट उपकरण से ज्ञात किया जाता है। क्या चीज ज्ञात किया जाता है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए हमको। क्वांटिटी ऑफ फ्लू गैस की मात्रा को ऑपरेटस ऑफसेट ऑपरेटस के द्वारा ज्ञात किया जाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक ईंधन है? विच ऑफ फॉलोइंग इज केमिकल रिएक्शन। जल्दी से बता दो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा ईंधन है? कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल इनमें से कौन सा है? निम्न में से कौन सा नाभिकीय ईंधन है? दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। यूरेनियम एंड प्लेटिनियम। गोबर गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है? 19 मेगाजूल अपॉन किलोग्राम। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान होता है। अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गुड फ्यूल इज। दोस्तों अगर कैलोरीफिक वैल्यू मोर होगी तभी वह गुड फ्यूल कहलाता है। निम्न में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टिबल फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंबस्टिबल फ्यूल। मीथेन। नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आप सभी को। नाइट्रोजन गैस होता है।
दोस्तों अब आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। दोस्तों अब आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। मैकेनिकल कंपोनेंट का पार्ट नंबर 1 पिन कटर एंड नकल जॉइंट के सारे क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन एग्जाम वेदा से मैंने लेके आया है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना भूल गया कि आप सभी के मॉस को भी मैं एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा। मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आने इसके बाद उसी का एग्ज़ाम है दोस्तों। उस पर भी बहुत सारे मैं आप सभी को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूं और एग्ज़ाम स्पेशल क्लास के लिए एक और लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। पिन किस धातु की बनी होती है? बाय विच मटेरियल पिन इज मेड अप ऑफ? माइल्ड स्टील। व्हाट डज क्लेविन पिन एंड इट्स हेड? दोस्तों क्लेविस पिन के हेड पे क्या होता है? हेड होता है। और वो किस टाइप का होता है? सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिन इज यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पज? निम्नलिखित में से सुरक्षा की दृष्टि से उपयोग किया जाने वाला पिन कौन सा होता है? सेफ्टी पिन। दोस्तों अभी अभी मैंने बताया इस पिन के ऊपर एक बेलन आकार का सिर बना होता है। दिस पिन हैज सिलेंड्रिकल पिन हेड एंड इट्स हेड। तो दोस्तों क्या होगा? क्लेविस पिन के सिर पर एक सिलेंड्रिकल हेड लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। कटर बनाने के लिए प्रमुख पदार्थ है। द मेन मटेरियल फॉर मेकिंग कटर इज? माइल्ड स्टील से ही सब कुछ बनता है। सामान्यतः काटर को दिए जाने वाला टैपर क्या होता है? 1:24। द डिवाइस यूज फॉर मेकिंग जॉइंट इज? जोड़ निम्रित करने की युक्ति है कौन सा होता है? जॉइंट बनाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? फास्टनर को। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेमी परमानेंट पेन? देयर आर 2 टाइप ऑफ सेमी परमानेंट पेन। एक्ट हैज जॉइंट फॉर अनदर फास्टनर? ऐसा कौन सा फास्टनर है जो जॉइंट की तरह एक्ट करता है? स्प्लिट पेन। पिन का प्रयोग किस प्रकार के जोड़ के लिए होता है? पिन इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ जॉइंट? दोस्तों टेम्परेरी जॉइंट के लिए हम पिन का उपयोग करते हैं। किस पिन को आवश्यक पिन कहा जाता है? विच पिन इज नोन एज लोकेटिंग पिन? दोस्तों डाबल पिन मतलब ऑप्शन नंबर डी को लोकेटिंग पिन के नाम से भी जाना जाता है। संपीड़न तथा तनाव भारों को सहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विच पिन इज यूज फॉर बियर एंड कंप्रेशन टेंसाइल लोड? दोस्तों क्लेविस पिन का यूज किया जाता है कंप्रेसर और टेंसाइल लोड को सहन करने के लिए। भाप इंजन के वाल्व रॉड को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यूज टू कनेक्ट वाल्व रॉड एंड इंसेंट्रिक रॉड इन अ स्टीम इंजन? दोस्तों नकल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। द जॉइंट इज यूज फॉर टेंसाइल फोर्स टू सम एक्सटेंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तनाव बल को सहने और कुछ सीमा तक कोणीय विस्थापन के लिए जोड़ का प्रयोग किया जाता है। नकल जॉइंट का। क्वार्टर जॉइंट इज यूज फॉर? दोस्तों क्वार्टर जॉइंट का यूज किस लिए किया जाता है? कोएक्सियल रॉड को ज्वाइन करने के लिए। विच वन इज टाइप ऑफ पिन? दोस्तों दोनों हमारा पिन का उदाहरण है। बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा पिन स्थिर स्थिति में रहती है? विच पिन रिमेन इन फिक्स्ड पोजीशन? रेडियल लॉकिंग पिन।
विच पेन इज़ यूज्ड इन नकल जॉइंट। दोस्तों नकल जॉइंट को बनाने के लिए कौन से पिन का यूज़ किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? नकल जॉइंट को बनाने के लिए कौन से पिन का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। विच पिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नकल जॉइंट? राइट आंसर है क्लेविस पेन। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो अपलोड होती ही ज़रूर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों जल्दी से ही ये काम करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी है। और सेकंड पार्ट का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड पार्ट आपके इस पार्ट को देखते ही सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे ही इसमें 100 व्यूज़ पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से ही वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर दीजिए, कि जिससे आपको सेकंड पार्ट तुरंत ही मिल जाए।